हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टीआईआर यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत आसान है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि मेन मेन वो टॉपिक जरूर समझा करो जो आसान भी हो और जिनसे क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हो। तो मैं हमेशा हर लेक्चर में बताती जाती हूँ कि कौन सा आसान है और जिससे क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। तो उन्हीं में से एक ये है टीआईआर। ठीक है, तो इसी लेक्चर को हम शुरू करते हैं। और आई होप कि तुमने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, तो कंटिन्यूटी में है सारे के सारे, क्योंकि पिछले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे यूज होते रहते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम लेक्चर। सो आवर टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए हम इस फिगर से समझते हैं। जैसे मैंने ये एक मीडियम बनाया है, इतने एरिया में ये एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम, एक ब्लू कलर से बनाया है, एक ग्रीन कलर से बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, हमारा मीडियम का ही डिफरेंस रहता है। सबसे बड़ी बात, पहले जैसे हम इसको थोड़ा सा फिलअप कर देते हैं तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ भरा भरा मीडियम है। तो ये मेरा एक मीडियम हो गया और यहाँ पर ये ग्रीन कलर से बनाते हुए, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम से पता चलता है कि सारा का सारा अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन की जब मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई थी तो मैंने कहा था रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक लाइट रे आती है और एक पॉइंट पर गिरती है और वापस से फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन। सेम वही चीज यहाँ पे होगी। तो मैंने कहा कि भाई हमारा ये क्या है, एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। और ये है मेरा रेयरर मीडियम। ठीक है, डेंसर और रेयरर का मतलब तो तुम समझ चुके हो, डेंसर क्या होता है, रेयरर क्या होता है। ओके, बहुत अच्छे से तुमने समझ लिया है। अब बात करते हैं कि जैसे कि मान लो कि एक लाइट रे थी जो कि इस तरह से इंसिडेंट की, मतलब यहाँ डेंसर में तुम एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ सकते हो कि ये वाटर है, ठीक है, और जैसे कि ये एयर है इधर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैंने कहा कि भाई वाटर के अंदर कोई भी चीज अगर यहाँ पे रखी हुई थी मान लो, या फिर अंदर से कोई लाइट सोर्स है, वहां से लाइट गिर जा रही है, तो लाइट रे जा रही है और मान लेते हैं कि वो इस तरह से गिरती है ये। तो अगर यहाँ पे इस पॉइंट पर गिर रही है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहां पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल डालते हैं। तो हमने इस तरह से नॉर्मल डाला, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ओके। अगर इस लाइट रे को, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वो सरफेस है जहां पे दूसरा मीडियम भी उसके साथ लग रहा है, तो अब क्या होगा कि ये दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो अभी पहले नॉर्मल चीज समझो, तो इसका नॉर्मल पाथ ये होगा। लेकिन ये क्या होगा, डेंसर से रेयरर जा रही है। ठीक है, डेंसर से रेयरर, मैंने डेंसर बताया था कि जिसमें बहुत पास पास चीजें हैं। फिर उसके बाद रेयरर मतलब दूर दूर है, तो दूर दूर जब चीजें होती है तो फिर हम कैसे करते हैं, एकदम से फ्री फ्री भागते हैं। तो सेम वही वाली चीज है। तो अब क्या होगा, ये रे जो होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से चली गई। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि अब ये लाइट रे, दूसरा कलर से समझ आती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, दूसरा कलर ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब ये लाइट रे जो है, मैंने कहा कि भाई मैंने इस तरह से डाला, लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया। अगर तुम ध्यान दो तो मैंने क्या किया, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ा दिया है। ये एक मिनट, ये इधर, ठीक है, और ये अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ चुका है। ठीक है, I2 लिख देती हूँ मैं इसे, I2, और पहले वाले को I1 लिख देते हैं। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब इधर से एंगल ये बढ़ा है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल अब इसका भी, ये भी बढ़ेगा। क्यों, अब तुम जानते हो ना क्या होता है। अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं तो म्यू साइन आई इज इक्वल टू 1 साइन आर, ये मैंने क्या लगाया है, ये मैंने क्या लगाया है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और एयर का तो 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब हम जानते हैं आई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आर भी बढ़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये लाइट रे कुछ इस तरह से जाने लगेगी। ठीक है, ये इस तरह से चली जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं और ज्यादा एंगल बढ़ाकर डालूं, तो जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने ये एंगल ले लिया और मतलब अब मैं क्या कर रही हूँ, लाइट रे को और ज्यादा बढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये डार्क से कलर की दिखाई दे रही है। अब ये जो एंगल बनाएगी, तो अब हमने कहा कि हम इसको नॉर्मल को इस तरह करते हैं, और ये जो अब एंगल बन रहा है ये बड़ा सा, ये तो मैंने कहा कि दैट्स इज सी। अब तुम्हें ये ऐसे बड़ा सा दिख रहा है, एक्चुअली अगर मैं यहाँ से भी ऐसे शो करूँ तो भी चलता है, वही चीज है। ठीक है, तो ये थोड़ा डार्क कलर हो रहा है,
चलो कोई नहीं, अब समझ लो तुम, है ना। तो अब अगर ये लाइट रे किस तरह आ जाती है, इस तरह, ठीक है। तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर मैं इसको अभी सी नाम ना देकर मैं इसको I3 ही कह देती हूँ, ठीक है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री बराबर हो जाए, ठीक है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, यानी कि लाइट रे जो है वो पैरेलल टू द सरफेस आ जाए, तब यही एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्या कहलाता है, यही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द, या फिर व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, देन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया है, कुछ भी बुकिश लैंग्वेज नहीं है, तो मैं ये चीज याद करने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो I3 मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया वही क्या है, C, और यानी कि क्रिटिकल एंगल। अब इसीलिए कहते हैं कि अगर इससे थोड़ा सा भी एंगल ज्यादा हुआ, जैसे कि अब मैं कौन सा कलर चूज करूं, बढ़िया वाला, कोई अच्छा सा आसान सा कलर यही चूज कर लेते हैं, ठीक है, या फिर येलो ले लेते हैं। अब देखो, अब मैंने कहा कि अगर इससे थोड़ा सा भी तुमने ज्यादा कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये वाला एंगल बनेगा, ये ठीक है, ये वाला एंगल बनेगा, और इस एंगल का मैं नाम दे देती हूँ चलो I4, ठीक है। अगर ये एंगल बनेगा तो फिर अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि 90 डिग्री था, ऑब्वियसली अब लाइट रे अंदर आ जाएगी, क्यों, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो अब कुछ इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी, लाइट रे अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो अब हो जाएगा हमारा टोटल तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट रे जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में अंदर आ गई, तो इसे हम कहेंगे, ये हो गया हमारा TIR, क्या हो गया, TIR, यानी कि लाइट रे जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आ गई है, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अब वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं समझने के लिए इस बात को, कि नाउ, तो इसको यहाँ पे हटा देती हूँ थोड़ा सा, ये चीज मेरी क्या है, TIR, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या माना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I4 जो है इज मोर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, या फिर I4 इज मोर देन C, ठीक है, I4 इज मोर देन C, सो दिस विल रिजल्ट इन TIR, ठीक है। अब समझ में आ गया, तो किसका मतलब क्या होता है, तो हम ये रहा, ठीक है। तो ये वाली जो है, इसीलिए ऐसे क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा रहेगा जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी TIR होगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, तो अगर मैं कहूं कि कंडीशंस क्या है, कि मस्ट होना ही TIR होने के लिए क्या कंडीशंस है, तो TIR होने के लिए कंडीशंस हमारी क्या है, कि हमारा जो लाइट रे है वो क्या करनी चाहिए, वो ट्रेवल करनी चाहिए फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाएगी, तभी क्या होगा, TIR होगा। तो तुमने अभी ऊपर देखा, नीचे वाटर से एयर में जा रही थी, तो यानी कि डेंसर से रेयरर में जा रही थी, पहली बात। दूसरी चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो अक्सर हम बच्चे भूल जाते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल एक्चुअली वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो गया, अब उससे 1 डिग्री भी अगर बढ़ेगा तो फिर वो फिर क्या होगा, TIR ही होना है, ठीक है। तो ये वाली चीज हमारी हो जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा TIR क्या है। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ TIR क्या है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यानी कि हम कह सकते हैं 1.5, ठीक है 1.5 यानी कि जो कि ग्लास का होता है, मतलब जो प्रिज्म है वो ग्लास से बना हुआ है। तो ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो होते हैं इनमें कैसे हो सकता है, तो जो हमारा प्रिज्म होगा वो भी कैसा होना चाहिए, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस, ठीक है आइसोसेलेस समझते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसा होता है आइसोसेलेस प्रिज्म, है ना। तो इसका जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी एक साइड दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाया, अब तुम देख सकते हो ये राइट एंगल तो हो गया, ये राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो अब तुम देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो इनके सामने आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 45 डिग्री एंगल और ये भी 45 डिग्री एंगल, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट करती है, इस तरह से जाके ऐसे गिरती है, ठीक है इस तरह से गिरती है। तो ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट करी है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एंगल ऑफ बना दिया। अब ये एक प्रिज्म है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई म्यू, और म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू है 1.5, ठीक है म्यू 1। अच्छा हाँ सॉरी, अभी एक चीज थोड़ी यहाँ पर रह गई थी तो मुझे उस चीज को भी एक्सप्लेन करना था, हम इसको अभी वापस से दोबारा से करते हैं। यहाँ पर मैंने तुम्हें ये बता दिया ये क्रिटिकल एंगल का इतना सीन हो गया, ठीक है। अच्छा तो जब मैंने तुम्हें बोला कि क्रिटिकल एंगल जो था, तो क्रिटिकल सी जो क्या है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन ये यहाँ पे तुम यहाँ पे देखो, जब क्रिटिकल एंगल ऐसे बन रहा है सी, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है किसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको जरा एक बार फिर से समझते हैं। जैसे ये था और मेरी लाइट रे जो है वो ऐसे गई और फिर इस तरह से चली गई, ठीक है। और ये हो गया मेरा, यहाँ पे ये बना क्रिटिकल एंगल, ठीक है, और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर मीडियम है, और यहाँ क्या है, रेयरर मीडियम, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम, तो हम कैसे लिखेंगे, म्यू इंटू साइन सी इक्वल्स टू 1, मैं अगर इसको एयर मान रही हूँ तो, ठीक है। और ये क्या है, साइन आर, ठीक है। तो म्यू साइन सी, साइन आर क्या है, ऑब्वियसली साइन आर मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसीलिए साइन सी इज इक्वल टू आ जाता है 1/म्यू, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, उस एक ही फॉर्मूला है जो तुम्हें ध्यान रखना है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि फॉर टी आई आर, फॉर टी आई आर, तुम्हारे टी आई आर होने के लिए क्या कंडीशन है, टी आई आर होने के लिए मैंने कहा कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मोर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होना चाहिए, हमने कहा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम शुड बी मोर देन द म्यू। अगर मैं इस ये जो मुझे क्रिटिकल एंगल के लिए यानी कि टी आई आर कराने के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, नॉट द मोर देन, इट्स लेस देन, है ना। क्योंकि अगर ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो ये कम से कम होना चाहिए। मतलब तुम एक बात समझ रहे हो, तुम एक बात समझो कि टी आई आर कब होगा, जब ये एंगल, ये वाला जो यहाँ पे एंगल आएगा वो ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि सी से भी ज्यादा हो, और सी से भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, तो यानी कि आई ज्यादा से ज्यादा हो। अब ये आई ज्यादा से ज्यादा हो तो टी आई आर हो जाएगा। तो रिफ्रैक्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम से कम, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, कम से कम रहे, ये वाली कंडीशन। अभी ये चीज तो मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो वापस से इस पे आ जाओ। अब मैंने क्या कहा कि भाई लाइट रे जो होती है वो यहाँ पे इंसिडेंट करे, ठीक है। तो अब तुम एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ, ये देखो 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वाला भी ऑब्वियसली 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री हो गया तो फिर ये वाला भी 45 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल डली है ना इस पे, और ये टोटल क्या है 90 डिग्री, तो यानी कि ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको बना दिया ये 45, तो 45 डिग्री के एंगल पर ये इंसिडेंट करी है। तो अब तुम देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5, तो क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए वो देखेंगे। तो क्या होना चाहिए, साइन सी इक्वल्स टू 1/1.5 यानी कि 2/3,
ठीक है, 1.5 को मैंने 3/2 रख दिया है, 2/3 यानी कि 0.66, 0.66 तो समथिंग कितने के आएगा ये। अब 0.66 कैसे हम समझे, अब तुम्हें पता है कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल जो सी होगा वो 0.5 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि साइन सी की वैल्यू क्या आ रही है 0.66। अब मैं साइन 45 की वैल्यू की बात करूं तो वो कितनी होती है 1/√2, 1/√2 को हम कैसे लिखेंगे, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सब चीजें एक काम करती हूँ इधर, है ना। अब देखो √2/2, √2 को क्या लिखोगे 1.4/2 यानी कि 0.7, तो यानी कि कुछ एंगल जो कि 30 डिग्री से ज्यादा और 45 डिग्री से कम, और 45 से भी बहुत कम नहीं, क्योंकि 45 से भी बहुत ज्यादा कम नहीं, क्योंकि 0.66 है जो कि जस्ट टच करने वाला ही है 0.7 को, ठीक है। तो मैं लगभग मान सकती हूँ क्रिटिकल एंगल, सो क्रिटिकल एंगल विल बी समथिंग इक्वल्स टू 42 डिग्री, ठीक है। क्रिटिकल एंगल विल बी समथिंग इक्वल्स टू 42 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो गया क्रिटिकल एंगल, और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 45 डिग्री। समझ रहे हो इस बात को, क्वेश्चन को समझना, मतलब क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट ये, दरअसल यहीं पे बच्चों को समझने में दिक्कत आती है इसलिए। तो हमारा एंगल अकॉर्डिंग टू क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे को क्या दे रखा है 45 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल क्या है 42 डिग्री, जो कि क्या है मोर देन क्रिटिकल एंगल है, तो यानी कि अब TIR हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। समझ गए बात, ये यहाँ से रिफ्रैक्शन होके, मतलब ऐसे है ना, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इस तरह से नहीं जाएगी, तो क्या होगा यहीं पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे मूव करेगी कि भाई इस तरह से आ जाएगी, और ये हो गया ये 45 डिग्री एंगल, और ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया ना, ये इधर से आई और इधर से नहीं, वो बात अलग है, फिर यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है वो अलग बात है, मुझे इस सरफेस पे देखना है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल फाइबर्स, यानी कि हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना, एप्लीकेशंस ऑफ द TIR, तो एक किस में यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज होता है। तो ये मैंने जैसे एक फाइबर बनाया, ठीक है, ये फाइबर बनाया, तो इसके अंदर अगर यहाँ से ये लाइट रे एंटर करती है, तो अब ये रिफ्लेक्शन करके ये बाहर नहीं जा रही है, ये क्या कर रही है अंदर ही जा रही है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनके अंदर का ये जो मीडियम होता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है ताकि उससे बाहर लाइट एस्केप ही ना कर पाए, अंदर ही अंदर ट्रेवल करती रहे। अब लाइट भी एक क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो जैसे लाइट TIR कर सकती है, लाइट एक वेव है, EM वेव है, वैसे अदर भी तो वेव्स हैं वो भी TIR परफॉर्म कर सकती हैं। तो इसीलिए हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिग्नल्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल्स में यूज करते हैं। और किसके लिए यूज करते हैं, डेकोरेटिव लैंप के लिए यूज करते हैं। तुमने देखा होगा कि ऐसे लैंप आते हैं, लैंप टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें ऐसे ऐसे करके वो निकल रहे होते हैं पाइप जैसे, और यहाँ से लाइट जलाते हैं, बस उनकी टिप पे लाइट जलती है, टिप टिप पे लाइट जलती है, ठीक है। ऐसे तुमने मेले वगैरह में मिलते हैं ना, तो तुमने देखा होगा शायद, ठीक है। अब उसके बाद अदर एग्जांपल जहाँ पे TIR बनते हैं, तो इसमें से बहुत ज्यादा PYQ आता है, ये यहाँ से PYQ बहुत उठ उठ के आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा आता है। तो क्या है स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड, मतलब जो डायमंड चमकता है ना वो इसी वजह से चमकता है कि उसके अंदर TIR बहुत ज्यादा होता है। तो TIR बहुत ज्यादा होता है, तो आखिर ऐसा क्या होता होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इस तरह से शेप जो होती है ना डायमंड की, वो शेप एक तो इस तरह से होती है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन सके, दूसरी बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से रहता है कम से कम ताकि TIR हो सके, ठीक है। शाइनिंग ऑफ द एयर बबल, एयर का अगर बबल पानी के अंदर है तो उसके अंदर भी TIR होगा, ठीक है। जो मिराज होता है डेजर्ट में, तुम लोग कभी भी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम बहुत धूप में ऐसे गए हो, रोड पे जा रहे हो बाइक से या फिर कार से, जब धूप में जा रहे हो तो तुमने देखा होगा कि जो बहुत तेज धूप में जो रोड होती है उसमें तुम कभी दूर दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि वहां पे पानी कलेक्टेड पड़ा हुआ है, कलेक्टेड पानी है। तो वो ऐसे धोखा हमें बस ये दिखता है, ऐसा रियल में वहां पे पानी होता नहीं है, तो वो उसी को हम मिराज बोलते हैं। तो ऐसा मतलब डेजर्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे बहुत गर्मी और ये सब है, तो गर्मी वाले एरिया में तब होता है। तो मिराज हमें देखने को मिलता है डेजर्ट में, लूमिंग हमें देखने को मिलती है कोल्ड रीजन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से PYQ बहुत आते हैं, ठीक है। चलो अब मैं दिखा देती हूँ एक PYQ, क्या है PYQ। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ड्यू टू TIR, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ना क्या चीज TIR से होती है क्या चीज नहीं होती है। वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर अभी तो मैंने बताया था होती है, ठीक है।
मैंने कहा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, हाँ अभी भी बताया था, डायमंड इसीलिए चमकते हैं। मिराज ऑन हॉट समर डे, तो ये ध्यान रखना है कि मिराज गर्मियों में होता है, यानी कि समर में होता है, गर्म में होता है, डेजर्ट में होता है। तो सिर्फ ये नहीं सोचना कि डेजर्ट में ही होगा, जहां बहुत ज्यादा गर्मी होगी वहां पर भी होता है, ठीक है। तो मिराज इन कैसे याद रख सकते हो, एम फॉर मिराज, ये एम यहाँ पे समर में आ रहा है, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन द अपरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, ये बताओ मुझे कमेंट्स में कि ये किसकी वजह से होता है, ये कौन सा फिनोमेना है, यहाँ का फिनोमेना बताना है, फिनोमेना, ठीक है। यहाँ का फिनोमेना बताओगे तो ये कौन सा फिनोमेना है इसमें। फिर उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि एक स्मॉल कॉइन है जो कि बॉटम ऑफ द बीकर पे रुका हुआ है, जो बीकर है उसमें लिक्विड फिल्ड है। ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द कॉइल ट्रेवल्स अप टू द सरफेस एंड मूव्स अलोंग इट्स सरफेस, देख रहे हो यहाँ से लाइट आती है ये, और ये यहाँ पे ऐसे चली जाती है। तो मतलब अब क्या है कि जस्ट TIR की शुरुआत तो हो ही गई है, ठीक है। चलो, तो हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड, यानी कि हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, ये बताना है। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, स्पीड, तुम्हें पता है, एस क्या लिखेंगे, C अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड, यस, ठीक है, म्यू ऑफ लिक्विड, है ना, ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ TIR वाली कंडीशन हो रही है, तो हम कैसे कर सकते हैं भाई, यहाँ पे नॉर्मल डाला, ये मेरा क्या है, क्रिटिकल एंगल, ये क्या है, क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रही है, तो यानी कि मैं इस पर लगा सकती हूँ अपना यही साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, ठीक है, म्यू लिक्विड, ठीक है। अब ये साइन C क्या होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। अगर ये C है तो ये 90 माइनस C है, ओके। तो अभी चलो इतना ही देख लेते हैं इसको C। अब देखो मैंने ये C बनाया, तो ये वाली जो साइड है ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये वाली क्या है, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूं तो 10C देखूं, और अगर उसकी भी जरूरत नहीं है तो इसको क्या ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 है ये 3 है, तो ये डेफिनेटली ये 5 हो जाता है अपना पाइथागोरस से, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो साइन C विल बी इक्वल्स टू, साइन C इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा मेरा साइन C, परपेंडिकुलर यानी कि 3/5, तो 3/5 इज द वैल्यू ऑफ, 3/5 किसकी होती है, लेकिन मुझे अभी इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, लेकिन उस मुझे 37 एंगल नहीं रखना है, मुझे साइन C की वैल्यू मिल गई 3/5, तो मैं साइन C की जगह यहाँ पे 3/5 पुट कर देती हूँ, 1 अपॉन म्यू लिक्विड, ठीक है। म्यू लिक्विड की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, तो सिंपल ऐसे लिख लो, म्यू लिक्विड इज इक्वल्स टू, म्यू लिक्विड इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। और म्यू ये चीज किसके बराबर जाएगी, C अपॉन V लिक्विड, ठीक है। और मुझे V लिक्विड चाहिए था, जो कि क्या आ जाएगा, C इंटू 3/5, C कितना होगा, C कितना होगा, यस 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 3 अपॉन 5, 3 3 9/5 इंटू 10 टू द पावर 8, तो 9/5 यानी कि 1.4, सॉरी 1.8 है ना, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर, ठीक है। एक ये बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, यहाँ से ये जो लाइट गिर रही है इसमें रेड ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, और ये रेड कलर, ठीक है। ये अब उसके बाद क्या कह रहा है कि ये राइट एंगल प्रिज्म पे गिरते हैं, ठीक है। देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड कलर, ग्रीन कलर ना, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर के लिए 1.39, 1.44, 1.47। अब सब सोच रहे होंगे कि ये रेड ग्रीन कलर सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग क्यों हो गया। अब इस बात का जवाब देगा कौन, मुझे बताओ, कौन मुझे जवाब देगा कि ये अलग अलग कलर के लिए एक ही प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो जिसको जो भी मेरे को जवाब देगा इस कमेंट्स में, उसका मैं कमेंट पिन करूंगी, ठीक है, कि कौन मेरे को सही जवाब देता है कि ये अलग अलग कलर के लिए एक ही प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग क्यों आ रहा है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, रेड कलर के लिए क्या दे रखा है 1.39, ग्रीन कलर के लिए क्या दे रखा है 1.44,
और ब्लू कलर के लिए 1.47, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद तुम एक बात ध्यान से देखो कि अगर ये लाइट रे जो भी जाएंगी वो सारी ऐसे जाएंगी, ऐसे करके इस तरह से गिरेंगी, ये बिल्कुल वैसी कंडीशन हो गई जो मैंने अभी फिगर बनवाया था। ठीक है, अब क्या होगा, सेम वही एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे देखेंगे, ये एंगल ये 45 है तो ये वाला भी तो एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक है ना, अच्छा तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या होगा 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हें पता चल गया। हाँ, तो तुम्हें पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 डिग्री है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए कि टीआईआर हो जाए। तो कम से कम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, ठीक है, तो टीआईआर होने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, तो हमें कैसे पता करेंगे, हम वही साइन सी इक्वल्स टू 1/म्यू करके निकालेंगे। तो अब की बार मेरे को 45 डिग्री एंगल दे रखा है। ठीक है, तो साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/म्यू, और साइन 45 क्या होता है 1/√2। अच्छा ऐसे नहीं लिख रही, कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ लिख देती हूँ 1/√2 इज इक्वल्स टू 1/म्यू। तो म्यू किसके बराबर होना चाहिए √2, और √2 मतलब 1.4। तो यानी कि 1.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 होना चाहिए, तब जाके टीआईआर हो पाएगा। ठीक है, इतनी बात है, तो तब जाके टीआईआर हो पाएगा। तो अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 या 1.4 से ज्यादा होगा, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था, सॉरी सॉरी मैंने क्या कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का वो क्या होना चाहिए, ये जो म्यू निकाला हमने फॉर्मूले में उससे कम होना चाहिए। बार बार ज्यादा वाला साइन लगा देती हूँ, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैंने 45 डिग्री माना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री माना है, तो इसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आया है 1.4। ठीक है, इसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 आया है। तो अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस तो चेंज कर नहीं सकती, तो मैं क्या चेंज करूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या है, अलग अलग लाइट रेज के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों है, क्योंकि अलग अलग लाइट रेज की अलग अलग वेवलेंथ होती है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, और हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। ठीक है, तो यानी कि जिसकी वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो यानी कि वेवलेंथ चेंज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग है, क्योंकि इन सब की वेवलेंथ अलग होती है। ठीक है, आंसर मैंने ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं, तो मैंने कहा कि मुझे अगर टीआईआर चाहिए तो मेरा जो मेरा टीआईआर होना चाहिए, तो मेरी लाइट रे का जो के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होना चाहिए। तो किसका कम है, तो सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, म्यू जो रेड लाइट के लिए है वो क्या है 1.39, विच इज दिस इज लेस देन 1.4। ठीक है, ये लेस देन 1.4 है, इसलिए ओनली रेड लाइट जो होगी, रेड लाइट विल परफॉर्म टीआईआर। ठीक है, सिर्फ वो टीआईआर करेगी और बाकी सब क्या होंगी बाहर निकल, तो बाकी सब बाहर निकल जाएंगी। तो देखो मैंने इत्तेफाक से मैंने ये फिगर भी इसी का ही बना दिया है। तो एक काम करते हैं, इनको मैं ब्लू कलर और ग्रीन कलर से ही शो करती हूँ, थोड़ा सा तुम्हारे इफेक्ट पड़ेगा। ये ब्लू वाली ऐसे जा रही है, और रिफ्रैक्ट उसके बाद ये रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे निकल जाएगी इस तरह से। ठीक है, और अगर मैंने कहा ग्रीन कलर वाली है तो ये कुछ ऐसे जा रही है और ये भी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन अब ये दोनों देखो बाहर निकल गई और ये टीआई, समझ में आ रहा है, फिगर देखो बहुत सही सा बन गया है हमारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा रेड कलर जो है वो सेपरेट हो जाएगा ग्रीन और ब्लू कलर से, क्योंकि रेड कलर का टीआईआर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम है, और हम यही तो चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहे, तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा इस म्यू से, तो तभी तो हमारा क्या होगा टीआईआर हो पाएगा। ठीक है,
तो क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल बढ़िया सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, अब समझ आ गया है तो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉल्स ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग द मीडियम फ्रॉम एयर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो यानी कि मेरे को क्या दे रखा है, आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद द रे अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। if n is the refractive index of the medium with respect to the air, what is the possible value of n for the। अब देखो ऐसे कंडीशन में जब क्रिटिकल एंगल नहीं दिया होता है, तो जो एंगल दिया है ना, हमें जो एंगल दिया है, जैसे कि 45 डिग्री एंगल दिया और ये कह रहा है कि इस पे टीआईआर हो रहा है, तो हमें इसी को क्या मानना पड़ता है, क्रिटिकल एंगल मानना पड़ता है। क्योंकि देखो पहले वाले केस में भी मैंने क्या दिया था, यहाँ पे मेरे को क्रिटिकल एंगल तो दिया नहीं है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है मुझे उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या मानना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल मानते हुए मैं म्यू निकालूंगी। तो सेम वही चीज यहाँ पे है कि मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री दे रखा है और कह रहा है कि टीआईआर हो रहा है, तो मुझे इसको क्रिटिकल एंगल मानना पड़ेगा। अब तुम कहोगे अरे क्रिटिकल एंगल पे अंदर कहाँ आती है, वो तो यूं पैरेलल से हो जाती है, तो वो वही तो कंडीशन है कि बस उससे हल्का सा ज्यादा और फिर टीआईआर, तो यानी कि वहां से शुरुआत हो गई टीआईआर, ठीक है। तो हम इसको 45 डिग्री को ही क्रिटिकल एंगल मान लेंगे। अब ये मैंने इसको क्रिटिकल एंगल मान लिया है, तो मैं क्या लिख दूंगी, साइन सी इक्वल्स टू 1/म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है तो एन लिखा है इसमें, तो मैं एन ही लिख देती हूँ, एन साइन सी यानी कि साइन 45। अभी भी इस चीज को हमने ऊपर सॉल्व भी कर लिया था, तो ये 1/√2, तो यानी कि 1/n, तो n इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ऐसा लिख दो √2 यानी कि 1.4। तो करेक्ट आंसर विल बी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे नीट 2023 में आया था। क्या कह रहा है कि लाइट ट्रेवल करती है x डिस्टेंस इन टाइम t1 इन एयर, किसमें, एयर में, और 10x डिस्टेंस कवर करती है t2 टाइम में किसी डेंसर मीडियम, ठीक है। अब तुम कहोगे अरे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, अरे टाइम भी तो देखो, टाइम चेंज किया उसने, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि रेयरर मीडियम में क्या कर रही है, x डिस्टेंस कवर करती है t1 टाइम में, तो स्पीड कितनी हो गई, x/t1, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम, ठीक है। और डेंसर मीडियम में, अब तुम कहोगे कि ये मेरे को वेलोसिटी से क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है, क्रिटिकल एंगल पूछा, क्रिटिकल एंगल के लिए तो आपने एक ही फॉर्मूला बताया कि साइन सी इक्वल्स टू 1/म्यू। तो जब भी बात म्यू पे अटके तो, और ये डिस्टेंस टाइम दे रखा है, तो मैं म्यू को कहाँ से निकाल सकती हूँ, स्पीड से निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि 10x डिस्टेंस कवर करता है इन टाइम t2, तो हम ये कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इन डेंसर मीडियम, ठीक है। अब तुम्हें याद हो तो मैंने जब तुमसे कहा था, बताया था कि वेलोसिटी किसी भी मीडियम में निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ऐसे ही तो लिखते हैं। और ये c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। ठीक है, तो अब वही चीज है, तो एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस रहता है, तो मैंने कहा वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम ये लिख देंगे हम। इसको थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं, ये इधर आ गए, ठीक है। ओके, तो ये चीज हो गई मेरी। अब वेलोसिटी, अब मुझे क्या पूछा था, क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल क्या रहता है, ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल अगर जब तुम्हें साइन सी निकालना है तो 1/म्यू करोगे, और ये म्यू क्या होता है, डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं वेलोसिटी और रेयरर मीडियम में क्या लिखा है भाई, x/t1 और 10x/t2, तो ये चीज आ जाएगी मेरी t2/10t1, ये क्या आया है, म्यू d/म्यू r, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, अब देखो जरा, मुझे साइन सी चाहिए, साइन सी यानी कि 1/म्यू डी, जो की रिस्पेक्ट टू आर, तो नीचे म्यू डी चाहिए, तो यानी कि t2 और ये 10t1, ओके। तो
c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब इससे, c विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 10t1 अपॉन t2। अब देखो जरा 10t1 अपॉन t2 कौन सा वाला आंसर है, सी इज द, यानी कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस तुम्हें ये जो चीज है ना, जितनी सिंपल सी लगती है उतनी सिंपल लग होती नहीं है, मतलब थोड़ा सा सॉल्व करते हो तब पता चलता है क्या है मामला। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे और थोड़ा सा सोचो उस बारे में, तब तुम्हें चीजें और बेटर तरीके से समझ आएंगी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस। जैसे हमने पहले रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस समझा था, ठीक है, जिसमें एपरेंट डेप्थ, एपरेंट हाइट और शिफ्ट, ये सब वाली जो चीजें थी। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस क्या होता है। तो जैसे कि मान लो कि ये कोई ग्लास का पोर्शन है, ये ऐसे करके, तो ये क्या है, ये कर्व्ड सरफेस है। अगर तुम ध्यान दो तो ये क्या है, हमारी कर्व्ड सरफेस। तो इससे कैसे रिफ्रैक्शन होगा और इसके लिए हमारे क्या फॉर्मूले होंगे, हम वो देखेंगे। तो मैंने कहा कि अब ये कर्व सरफेस है, तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई सेंटर होगा ऐसे करके, तो ये इसका सेंटर मान लिया, ठीक है। ये सेंटर मान लिया अगर मैंने, तो ये चीज क्या होगी इसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये कर्व है, ये कर्वेचर है, तो इसका क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैं मान लेती हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट प्लेस है। तो ये अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है, तो इस ऑब्जेक्ट की ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है ना, इसी को हम ये क्या मानेंगे, ऐसे पोल के जैसे मानते हैं वैसे, ठीक है। और मैंने माना कि यहाँ पर इसकी इमेज जो है वो कहीं यहाँ जाके बन रही है, मान लेते हैं यहाँ पे बन रही है, तो इसकी ये दिस इज द v। अब ये सारा कुछ क्या था, ये एक डेंसर मीडियम था, ग्लास का बना हुआ, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लेते हैं μ2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ठीक है। तो म्यू, अब तुम देखो क्या हो रहा होगा, लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकलेगी, इस लेवल पे रिफ्रैक्शन होगा, है ना, यहाँ पे ऐसे जाएंगे मानेंगे, और फिर ये टुवर्ड्स द एनेमल बेंड करते हुए मान लेते हैं कि यहाँ पे गिरी, और ऐसे करके इसने इमेज बना दी, ठीक है। कहीं पे भी रे डायग्राम तुम्हें आएगा नहीं, बस ऐसे ही समझना है। म्यू2 क्या होगा, तो म्यू2 बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा है, लेकिन जिस तरह से हमेशा तुम्हारे काम आएगा और कभी तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे, मैं वो लिखती हूँ। क्या होगा वो, म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम in which rays are entering, in which rays are entering। तो क्वेश्चन करते वक्त में ये ध्यान रखना है कि रेज किस में एंटर कर रही है, ठीक है। ये नहीं है ये कि जिसमें इमेज बन रही है, मैंने ये नहीं लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसके अंदर इमेज बन रही है, कि तुम ये देखो अरे म्यू2 तो इसका है और इसी के अंदर इमेज बन रही है। कई बार ऐसा होगा कि यहाँ से लाइट रे जाएगी और फिर इसके अंदर जाके और फिर वो कुछ इस तरीके से जाएगी कि तुम्हें यहाँ पे इधर की तरफ इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का है जिसमें इमेज बन रही है, हमें ये समझना है कि जिसमें लाइट रे एंटर कर रही है वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। म्यू1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच, या फिर फ्रॉम विच, सॉरी, फ्रॉम विच, फ्रॉम वेयर रेज आर कमिंग, रेज आर कमिंग, ठीक है, जहां से रेज आ रही हैं। तो अब इसके लिए जो बेसिकली फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है वो याद रखना है, म्यू2 अपॉन वी, वी इज द इमेज डिस्टेंस, म्यू1 अपॉन यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसे लग रहा हो कि इसे लिखने की जरूरत है तो ये लिख लेना। v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पोल या फिर कर्व्ड सरफेस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस कर्व्ड सरफेस, एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है, ये r, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करके ही हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये लोकेट द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की, ये रहा। तो C इज द पॉइंट C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। तो ये 30 क्या हो गया, ये मेरा R हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरा U हो गया, ठीक है, ये मेरा U हो गया, ठीक है।
ये देखो क्या हो गया, अब लाइट रे ऑब्वियसली यहाँ से जाएगी और इधर की तरफ एंटर करेगी, है ना, तो यानी कि इसे मैं μ1 कहूंगी और इसे μ2 कह दूंगी। ठीक है, समझ गए सारी चीजें। चलो फॉर्मूला क्या था, बोलो जल्दी, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, ओके, तो अब हम जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करते हैं। μ2 क्या रखेंगे 4/3, v मुझे पता करना है, माइनस μ1 यानी कि 1 अपॉन u क्या है 10, तो यहाँ माइनस का 10, क्योंकि इसी पोल, ये पोल की तरह कंसीडर करना है, यहीं से डिस्टेंस गिनो, काउंट करोगे तो इधर की तरफ चलोगे और रेज इधर जा रही है, अपोजिट हो रहा है, माइनस में रखेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन वही है जैसे पहले लगाते थे। ये 4/3 माइनस 1 अपॉन आर, आर क्या है 30, प्लस का रखेंगे कि माइनस का। अब देखो लाइट रेज इधर जा रही है, लाइट रेज किस जानी है, राइट हैंड साइड, और पोल ये है, तो पोल से ऐसे करके इस डायरेक्शन में ही तो जाएंगे, तो आर कैसा रहेगा पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब देखो 4/3 ये प्लस 1/10 और ये 4/3 माइनस 1 तो यानी कि 1/3। ठीक है, इंटू नीचे ही ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये v है, तो 4/3v इज इक्वल टू 1/90 माइनस 1/10। इसी 10 वाले में अगर मैं ऊपर नीचे 9 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या हो जाएगा 1/90 माइनस 9/90, तो यानी कि माइनस 8/90। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ कि 3v/4 इज इक्वल टू माइनस 90/8, तो v इज इक्वल टू माइनस 90 इंटू 4/8 इंटू 3। ठीक है, तो 4 से इसको काटेंगे 2 बार, फिर उसके बाद 2 से इसको काटेंगे 45 टाइम्स, देन उसके बाद 45/3 यानी कि 15, तो v इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब तुम्हें इससे क्या पता चल रहा है, v की वैल्यू मैंने क्या बताई है माइनस का 15 सेंटीमीटर, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर हमें ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि यहां से इधर की तरफ माइनस का 15, तभी तो ये माइनस का 15 होगा और यहां बनेगी इमेज। समझ गए, तो यानी कि अब इधर कैसे बनेगी भाई इमेज, लाइट रेज तो इधर जा रही है, इधर बन रही है, तो यानी कि लाइट रेज जब इधर जा रही हैं, लाइट रेज जब इस साइड जा रही हैं और इधर इमेज बन रही है, तो डेफिनेटली इधर ओरिजिनल लाइट रेज तो आ नहीं रही, तो वैसे कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इमेज विल बी, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी और लेफ्ट साइड ऑफ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस। अब तुम समझ गए कि मैंने उस टाइम पे μ2 को क्यों इस तरह से लिखाया था। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास TIR एंड दिस। अगली क्लास में हम लेंसेज कवर करने वाले हैं, लेंस को समझेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास से थोड़े बढ़िया वाले तैयार रहना। अब तक का छोटा छोटा सा सारा कवर हो गया, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस और अपने कमेंट्स जरूर करके जाना और शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ, मेरी मेहनत थोड़ी सी और लोगों को तो पहुंचे ताकि मुझे भी अच्छा लगे, है ना। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।